उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। मैं उन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दोपहर चलते एक वीडियो सोशल मीडिया पर ख़ासतौर पर ट्विटर पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें एक मुसलमान बुज़ुर्ग को कुछ लोगों ने रास्ते में वो कार में गुज़र रहे थे तो रोका, मारा पीटा, बड़ी बेदर्दी के साथ उन पर जुल्म किया गया और वजह यह बताई कि इनकी कार ने हमारे कावड़ जो निकल रहे थे उसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से क़ानून अपने हाथ में लेकर इन लोगों ने इनको मारा पीटा। और पार्लियामेंट भी चल रहा था तो इतने में असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट में मुसलमानों पर हो रहे लिंचिंग और जुल्म ज़्यादती पर दी थी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई थी गुज़िश्ता पार्लियामेंट के सेशन में। वायरल होने वाली स्पीच आप हजरात की खिदमत में रखेंगे। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने आज पार्लियामेंट में बाहर निकल कर अपने हाथ में होर्डिंग लेकर एहतजाज किया और बड़ा दमदार अंदाजे से उन्होंने बयान दिया। पहले चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो बयान आप हजरात मुलाहिजा फरमाएं। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकर लाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में। समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता। लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। नाज़रीन, ओवैसी साहब की जो तकरीर वायरल हो रही मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व ज़्यादती पर, उन्होंने मोदी की आंखों में आंख डालकर पार्लियामेंट में जो बोला था, आप हजरात की खिदमत में रखते हैं वो बयान भी मुलाहिजा फरमाएं। उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने इसको नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी। कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए थे। इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। अब आगे चलकर बात करते हैं। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने आज बयान दिया पार्लियामेंट में और मोदी की जमकर तारीफ की और पता नहीं क्या कुछ कहा। जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है, उतना काम हमारे आज़ादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे। इट इज हर मेड इन स्पीच। हाँ, जिसके जवाब में अपोजिशन के एक लीडर ने बड़ा दंदान शिकन जवाब दिया है कंगना रनौत को, जिसको सुनकर वो यकीनन सकते में पड़ गई होगी। आप हजरात भी मुलाहिजा फरमाएं और इस सारे मामले पर, इन सारे वीडियोस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वस्सलाम अलैकुम। यूं ही कोई इतना बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी और मजबूरी सिर्फ यही है कि वो सत्ता वाली कुर्सी बचानी है और उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। और उसके लिए आपने अपने बजट में जो 4 बातों का जिक्र किया है कि युवा का, किसान का, महिलाओं का, गरीबों का ख्याल इस बजट में रखा गया है। तो सभापति जी, किसानों से वादा किया गया था कि 2 गुना उनकी आमदनी करेंगे। एमएसपी का वादा किया गया
लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें 27% फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम करके उन किसानों पर नया बोझ पाने का काम किया गया और उनकी आमदनी और कम कर दी गई। क्या आपने कहा कि गरीबों की सरकार है और गरीबों को सबसे बड़ा बेनिफिट पूरे देश भर में अगर मिल रहा था तो मनरेगा से मिल रहा था, और उसका भी बजट कम कर दिया। और उसमें जो महिलाओं की बात इसमें की गई है, सबसे ज्यादा महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से अगर कहीं से उनको इनकम है तो मनरेगा से है। सो बड़ी शर्म की बात है, आपने ना गरीबों को छोड़ा ना महिलाओं को छोड़ा। और उसके बाद युवा की बात की गई। सर आपके ही पर सर बड़े दुख की बात है कि आपने IITs का बजट कम कर दिया, IIMs का बजट कम कर दिया। क्या इस तरीके से हम देश को आगे लेके जाएंगे? हम बात कर रहे हैं, मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। सर सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे और अब 126वें नंबर पर चले गए। ग्लोबल हंगर में हम 111वें नंबर पर हैं 125 देशों में। और जिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनको हम मुल्क भी नहीं समझते हो, वो भी हमारे देश से आगे निकल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात सभापति जी आपको होगी, एक रिपोर्ट के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों का सर्वे किया गया और बड़े दुख की बात है कि हम 180वें नंबर पर हैं, एक देश भी हमसे पीछे नहीं। और हम कह रहे हैं कि जी हम विश्व गुरु बनेंगे। सर सिर्फ बातों से विश्व गुरु नहीं बनेंगे। पूरे देश के हालात ये हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 4.25 करोड़ लोग हैं जिनकी सैलरी, जिनकी कमाई महीने की 25,000 से ज़्यादा है। आप सोचिए, जिनकी 25,000 से महीने की सैलरी कम है, क्या वो किस तरह का कोई सम्मानजनक जीवन वो व्यतीत कर रहे होंगे? यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व से कितने बार पता नहीं कहा कि जी 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि पिछले 10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल पाए और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। बैजा 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 ओ बैजा ओ बैजा बैजा। और सर बैजा, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। और सर अगर मैं लास्ट में अपने क्षेत्र पंजाब की बात करूं, क्योंकि सर वैसे तो किसी प्रदेश का ध्यान नहीं रखा गया, अगर मैं पंजाब की बात करूं, सर फ्लड्स के लिए बजट आपने लॉट किया। आपने कहा जी शाम में फ्लड्स आए, बिहार में फ्लड्स आए, उत्तराखंड में फ्लड्स आए, हिमाचल में फ्लड्स आए। क्या सर पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? जो बारिश उत्तराखंड में हुई, हिमाचल में हुई, क्या वो पहाड़ों में रुक जाएगी? वो सारी बारिश का पानी पंजाब में आया और 1680 करोड़ का नुकसान पंजाब का हुआ। सर मैं उस समय इरिगेशन मिनिस्टर था, मैं तरन गया, मैं कपूरथला गया, मोहाली गया, रोपड़ गया और हमारे वहां सर क्षेत्र में ऐसा माहौल बन गया कि 3-3 फुट मिट्टी चढ़ गई और वहां मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 20 साल भी वहां खेती नहीं हो सकती।